हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स मैजिक में। और आज हम बात करने वाले हैं 4 जून के करंट अफेयर्स की। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है कि खेलो इंडिया ई पाठशाला कार्यक्रम का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया। तो यह किया गया हमारे केंद्रीय युवा कार्य और खेल मंत्री किरेन रिजिजू के द्वारा। और इन्होंने यह उद्घाटन एक वेबिनार के जरिए कार्यक्रम का उद्घाटन किया, जिसमें युवाओं तीरंदाजी और तीरंदाजों कोच हैं जो उनके साथ साथ देश भर के विशेषज्ञों ने इसमें भाग लिया था। खेलो इंडिया ई पाठशाला कार्यक्रम की शुरुआत भारतीय खेल प्राधिकरण यानी साई के द्वारा राष्ट्रीय खेल संघों यानी एनएसएफ के सहयोग से की गई है। और इसके अंदर भारत का पहला राष्ट्रीय स्तर का ओपन ऑनलाइन कोचिंग और शिक्षा कार्यक्रम है ये। और इस कार्यक्रम के तहत प्रख्यात एथलीट और वरिष्ठ प्रशिक्षक पूरे भारत में जमीनी स्तर के एथलीटों के तकनीक कौशल को सुधारने के लिए गुर सिखाएंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है। तो यह मनाया जाता है पूरी दुनिया में 3 जून को, और यह संयुक्त राष्ट्र द्वारा मनाया जाता है। और यह इस दिन को मनाए जाने का जो उद्देश्य है वो है बच्चों और युवाओं के लिए बुनियादी शिक्षा को मजबूत बनाना, बीमारी की रोकथाम करना, स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, सहनशीलता, आपसी समझ और सम्मान को बढ़ावा देना, सामाजिक समावेश और शांति की संस्कृति को सुविधाजनक बनाना है। और हर साल यह दिवस मनाया जाता है। और साथ ही इसमें समुदाय के जो सभी वर्ग हैं उनके बीच साइकिल को बढ़ावा देना भी इसका मुख्य उद्देश्य होता है। संयुक्त राष्ट्र के जो महासचिव हैं वो हैं एंटोनियो गुटेरेस। हमारा अगला क्वेश्चन है कि मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने भारत की सोवरेन रेटिंग को घटाकर कितना कर दिया है। तो ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है मूडीज इन्वेस्टर्स एजेंसी। इसके द्वारा जो भारत की सोवरेन रेटिंग है उसको Baa2 से घटाकर Baa3 कर दिया है। और जो ये भारत की राजकोषीय स्थिति बिगड़ रही है और ग्रोथ लेवल लो हो रहा है, इस अवधि के अंदर जो जोखिम हैं उनके लिए जो पॉलिसीज़ के क्रियान्वयन में भारत के द्वारा सामना कर रही चुनौती और इसका हवाला देते हुए इस रेटिंग एजेंसी ने इसकी रेटिंग को Baa2 से घटाकर Baa3 कर दिया है। और जो Baa3 है ये सबसे कम निवेश रैंकिंग है जो जंग ग्रेड से सिर्फ एक पायदान ऊपर है। इसके अलावा जो मूडीज है इसने कोविड-19 महामारी को रोकने के लिए भारत द्वारा जो प्रयास किए गए, लॉकडाउन किया गया और इसके कारण जो हमारे वित्त वर्ष 2021 में इसके प्रभाव पड़े हैं उसमें भारत की वास्तविक GDP 4% तक नेगेटिव रहने की संभावना जताई है। और मूडीज ने वित्त वर्ष 2022 में 8.7% की दर से वृद्धि का अनुमान भी लगाया है। अब बात करें कि ये सोवरेन रेटिंग क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्या है। तो ये किसी भी देश या संप्रभु इकाई की साख के जो स्वतंत्र विश्लेषण होता है, यानी कि भविष्य में अपने देनदारों को चुकाने की क्षमता के आकलन को सोवरेन क्रेडिट रेटिंग कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां विभिन्न देशों की जो सरकारों को उधार चुकाने की क्षमता के आधार पर इस सोवरेन रेटिंग को तय करती हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि रियल टाइम इलेक्ट्रिसिटी मार्केट किसके द्वारा लॉन्च किया गया। तो यह इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के द्वारा इस प्लेटफॉर्म को यह कि रियल टाइम इलेक्ट्रिसिटी मार्केट RTM के नाम से लॉन्च किया गया है। और 1 जून 2020 से ये प्रभावी हो गया है। जो केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग है CERC, इसने हाल ही में एक लॉन्च किए गए रियल टाइम मार्केट पावर से जो मार्केट की गतिशीलता उसको बढ़ाने के लिए परिकल्पना की है। और RTM बिजली के बाजार को आधे घंटे की नीलामी के माध्यम से बाजार को सक्षम करने के लिए इसने गतिशील बनाया है, जिसमें प्रतिदिन 48 नीलामी सत्र आयोजित किए जाएंगे। जो रियल टाइम इलेक्ट्रिसिटी मार्केट है इसको बनाया है, इसकी जो विशेषताएं हैं उनके बारे में बात करें तो ये विचलन ढांचे पर निर्भरता कम करने और भारी जुर्माने से बचाने के लिए बिजली उपयोगिताओं को सुविधा प्रदान करेगा। और यह ग्रिड ऑपरेटरों को ग्रिड की समग्र बचाव और सुरक्षा में सुधार करने में सहायता करेगा। यह उपयोगिताओं और सिस्टम ऑपरेटरों को एक प्रभावी तरीके से हरित ऊर्जा का पूर्वानुमान और शेड्यूल करने में मदद करेगा। और यह बिजली जनरेटर को अपनी निर्विविधता क्षमता को बेचने में सक्षम बनाएगा, जिससे PD क्षमता का कुशल उपयोग सुनिश्चित होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है अल्ट्रा स्वच्छ डिसइंफेक्शन यूनिट किसके द्वारा लॉन्च की गई। तो यह की गई है हमारे DRDO यानी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के द्वारा। यह कीटाणु शोधन इकाई है
जिसे विकसित किया है। इससे इलेक्ट्रॉनिक्स सामान, कपड़े, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण यानी पीपीई सहित विभिन्न प्रकार की सामग्रियों को कीटाणु रहित करने के लिए विकसित किया गया है। हमारे जो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के अध्यक्ष हैं वो हैं जी सतीश रेड्डी और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। हमारा अगला क्वेश्चन है कि बैंक ब्यूरो ने एसबीआई के चौथे एमडी के रूप में किस नाम को मंजूरी दी है? तो यह दी है अश्विनी भाटिया को। और हमारे एसबीआई बैंक के जो अध्यक्ष हैं वो हैं रजनीश कुमार। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। हमारा अगला क्वेश्चन है कि फिनलैंड में भारत के नए राजदूत कौन होंगे? यानी फिनलैंड में भारत के जो राजदूत होंगे वो होंगे रवीश कुमार और वो स्थान लेंगे वानी राव का। बात करें रवीश कुमार की तो रवीश कुमार सन 1995 बैच के एक आईएफएस अधिकारी हैं और इनको फिनलैंड का नया राजदूत नियुक्त किया है और ये वर्तमान में विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पद पर कार्यरत हैं। फिनलैंड की प्रधानमंत्री सन्ना मारिन है और राजधानी है हेलसिंकी। अब बात करें हम सुनील सिंघल की तो सुनील कुमार सिंघल को अभी पपुआ न्यू गिनी में भारत के नए उच्चायुक्त नियुक्त किया है और यह वर्तमान में विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव के रूप में कार्यरत हैं। और जो सुशील कुमार सिंघल हैं ये विजय कुमार का स्थान लेंगे। यानी रवीश कुमार राजदूत चुने गए हैं वानी राव के स्थान पर, सुनील कुमार सिंघल जो पपुआ न्यू गिनी के उच्चायुक्त चुने गए हैं विजय कुमार के स्थान पर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि पी नामग्याल का निधन हो गया है, ये किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो ये थे राजनेता और ये पूर्व केंद्रीय मंत्री और लद्दाख से 3 बार कांग्रेस के सांसद रह चुके थे और उन्होंने संसदीय कार्य, भूतल परिवहन और रसायन और पेट्रो रसायन के राज्य मंत्री के रूप में भी कार्य किया था। साथ ही में वो कांग्रेस समिति के महासचिव और उपाध्यक्ष के रूप में भी इन्होंने कार्य किया था। हमारा अगला क्वेश्चन है कि कुवैत में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो कुवैत में सीबी जॉर्ज को नया राजदूत नियुक्त किया गया है और ये के जीवा सागर का स्थान लेंगे। बात करें सीबी जॉर्ज की तो जो सीबी जॉर्ज हैं ये सन 1993 बैच के आईएफएस अधिकारी हैं और वर्तमान में स्विट्जरलैंड में भारत के राजदूत के रूप में कार्यरत थे। और जो के जीवा सागर हैं ये जनवरी 2018 में कुवैत में भारत के राजदूत के रूप में इन्होंने पदभार संभाला था। अब बात करें गायत्री कुमार की तो गायत्री कुमार है, इसको ब्रिटेन में भारत का नया उच्चायुक्त के रूप में नियुक्ति मिली है। यानी गायत्री कुमार को ब्रिटेन के अंदर भारत की नई उच्चायुक्त चुना गया है और ये स्थान लेंगी रुचि घनश्याम का। जो गायत्री हैं ये 1986 बैच के आईएफएस अधिकारी हैं जो यूनाइटेड किंगडम में भारत की उच्चायुक्त रुचि घनश्याम की जगह लेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि ध्यानचंद अवार्ड के लिए किसे चुना गया है? तो ध्यानचंद अवार्ड के लिए चुना गया है आरपी सिंह और तुषार खांडेकर को। साथ में वंदना, मोनिका और हरप्रीत इन तीनों को अर्जुन पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। और साथ ही में और जो भी अवार्ड मिले हैं मैं उनके बारे में बताऊं तो कोच विजय करियप्पा और जो रमेश पठानिया हैं इनका नाम द्रोणाचार्य के लिए चुना गया है। और हॉकी टीम ने भारतीय महिला टीम की जो कप्तान है रानी इसका नाम देश के सर्वोच्च खेल सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न तथा वंदना, कटारिया, मोनिका और हरप्रीत सिंह का नाम अर्जुन पुरस्कार के लिए केंद्रीय खेल मंत्रालय को भेजा है। और हॉकी टीम ने मंगलवार को यह घोषणा की है कि हॉकी टीम ने लाइफ टाइम अचीवमेंट के ध्यानचंद अवार्ड के लिए पूर्व भारतीय खिलाड़ी डॉक्टर आरपी सिंह और तुषार खांडेकर तथा द्रोणाचार्य पुरस्कार के लिए कोच विजय करियप्पा और रमेश पठानिया का नाम भेजा है। ये जो खेल रत्न और अर्जुन अवार्ड के लिए जनवरी 2016 से दिसंबर 2019 तक के प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए इनको भेजा गया है। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं नई अपडेट के साथ नए वीडियो में। धन्यवाद।